इस पर्टिकुलर सेशन में हम ईसीजी इंटरप्रिटेशन सीखेंगे और ये एकदम सिंपल ईसीजी इंटरप्रिटेशन होगा। मतलब ये इट इज़ लाइक दैट कि ये हर इंसान को आना चाहिए, है ना। जैसे ही आपके पास ईसीजी पेपर आए, आप उस ईसीजी पेपर को देख करके उस पर्टिकुलर पर्सन का हार्ट रेट तुरंत बता दो कि इसका हार्ट रेट क्या है ना, क्या ये नॉर्मल रेंज में है या नहीं। आप उस ईसीजी पेपर को ये देख करके बता दो कि हार्ट रिदम में है कि नहीं है, और ईसीजी पेपर को देख करके आप ये बता दो कि हार्ट एक्सेस में है कि नहीं अपनी, है ना, कहीं वो डिविएट तो नहीं हो गया। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये 3 चीज़ें सीखेंगे, हार्ट रेट, रिदम और एक्सेस को निकालना। ईसीजी इंटरप्रिटेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर बेयर मिनिमम हम इन चीज़ों से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास ईसीजी पेपर आया, द फर्स्ट स्टेप इज़ यू नीड टू फाइंड द रेट। रेट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रिदम स्ट्रिप देखनी है। रिदम स्ट्रिप यानी आपको लीड टू ईसीजी पेपर की देखनी है, और इसमें आपको करना क्या है, आर वेव को ढूंढना है। ठीक है, ये आर वेव है जिसमें मैंने लाइन बना दी। अब आपको ऐसी 2 आर वेव्स को ढूंढ करके उनके बीच में वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है, और इनके बीच में बस ये काउंट कर लेना है कि कितने बड़े डब्बे आ रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो इसको भी गिनूँ और इसको भी गिनूँ तो आई कुड अप्रॉक्सीमेटली से कि यहाँ पे 4 बड़े डब्बे आ रहे हैं। देयर आर 4 लार्ज बॉक्सेस। ठीक है, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस। कितने लार्ज बॉक्स हैं आपके 2 आर इंटरवल के बीच में, तो 300 डिवाइडेड बाय आप 4 कर दोगे, है ना, कि कितने लार्ज बॉक्सेस हैं आपको उससे डिवाइड करना है। दैट कम्स आउट टू बी 75। यानी इस पर्सन का जो हार्ट रेट है वो 75 बीट्स पर मिनट है, और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास जैसे ईसीजी पेपर आएगा हमें क्या करना है, हमने उसका रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, रेट निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, 2 आर इंटरवल देखो और उसके बीच में नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस गिन करके आप इसको 300 से डिवाइड कर सकते हो। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला और होता है कि अगर आपको बहुत करेक्ट या एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आप स्मॉल बॉक्सेस को गिन सकते हो कि कितने छोटे डब्बे आ रहे हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हम डायरेक्टली लार्ज बॉक्सेस को गिन करके निकाल लेते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। यानी ये जो ईसीजी मुझे दिया हुआ है ये किसी नॉर्मल पर्सन का है ना, मतलब इस पर्सन का जो रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। रेट निकालने के बाद अब आपको उस ईसीजी से क्या निकालना है, रिदम निकालना है। रिदम निकालने के लिए आपको फिर से आर इंटरवल को देखना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक बार आर इंटरवल नहीं देखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, है ना, तो एक आर इंटरवल ये हो गया, ठीक है, एक आर इंटरवल ये हो गया, और एक आर इंटरवल ये हो गया। आर इंटरवल नंबर 1, आर इंटरवल नंबर 2 एंड आर इंटरवल नंबर 3। अब हमें करना क्या है, रिदम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस को ही काउंट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 अप्रॉक्सीमेटली 4 लार्ज बॉक्सेस हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इन दोनों को गिन लूँ तो 9 लार्ज बॉक्सेस हैं। और यहाँ पे अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 लार्ज बॉक्सेस हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, तो अगर मैं रिदम की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं रिदम की बात करूँ, नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, अगर ये 4 आ रहा है तो ये 4 4 4, हर आर इंटरवल में जो नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस हैं वो सेम आते हैं। पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब इस पर्सन की जो हार्ट की रिदम है वो रेगुलर नहीं है, क्या है, वो इर्रेगुलर है। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि इस हार्ट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे पैथोलॉजी है। अब वो रेगुलरली इर्रेगुलर है कि इर्रेगुलरली रेगुलर है ना, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। पर अभी एकदम बेसिक कि हमने रेट निकाल लिया, हमने रिदम देख ली कि हमारा जो रिदम है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। रेट और रिदम को देखने के बाद जो तीसरा पार्ट होता है हमारे ईसीजी पेपर में जो हमें करना है वो हमें आना चाहिए, दैट इज़ एक्सेस कैलकुलेशन। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, एक्सेस कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है। एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझो कि नॉर्मल जो हमारे हार्ट की एक्सेस होती है वो ये, मैंने जो अभी रेड हाइलाइटर से इंडिकेट किया है वो ये होती है। नॉर्मल हार्ट हमारा कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होता है। तो अगर मैं एक्सेस की बात करूँ तो ये -30 डिग्री से +110 डिग्री के बीच में आती है। सो नॉर्मल जो एक्सेस होती है हमारे हार्ट की वो इन दोनों के बीच में प्लेस्ड है ना। अगर इसके अलावा वो कहीं पे भी मिल रहा है दैट इज़ एबनॉर्मल। चलिए सीखते हैं हम एक्सेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये ईसीजी पेपर है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको 2 लीड्स देखनी है, पहली AVF और दूसरी लीड 1। कौन सी आप लीड्स देखोगे, कौन से आपको लीड्स देखनी है, सबसे पहला AVF और फिर आपको लीड 1 देखना है। तो सबसे पहले हम लोग AVF पे आते हैं। ठीक है,
AVF पे आते हैं। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये AVF लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें AVF देखना है। करना क्या है, आपको बस एक फ़ोटो आनी चाहिए बनाने। फ़ोटो क्या बोलती है, हमें AVF बनाना है, ठीक है। AVF के लिए आप एक ऐसी लाइन बना दो, और आपको पता है कि AVF इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ हार्ट के बारे में बताता है, ठीक है, कि हार्ट का जो इन्फीरियर पार्ट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा नीचे और ऊपर पॉजिटिव होगा। पिछले 2 सेशन में हमने ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो AVF के लिए तुमने ये चीज़ कर ली। ऐसे ही लीड 1 के लिए ये चीज़ बना लो, और लीड 1 के लिए पॉजिटिव इधर लिख देना और नेगेटिव इधर लिख देना। बहुत सिंपल है ना। हमने AVF के लिए पॉजिटिव नीचे लिखा, आप जैसे बचपन में मैथ्स में एक्सेस बनाते थे ये वैसे ही है, बस ये AVF वाला थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने लिख देना है। क्या बोला मैंने, AVF को प्लॉट कर दो y एक्सेस में और लीड 1 को आप प्लॉट कर दो x एक्सेस में। अब ECG का हम देखते हैं एक्सेस कैसे निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे AVF को। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको निकालना है R माइनस एस। R माइनस एस का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये R वेव दिख रही है, आपको दिख रही होगी, है ना। S वेव नेग्लिजिबल ही है ना, दिख ही नहीं रही है। ECG में नॉर्मली क्या होता है, लेट मी फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई ये ECG आ रहा है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई ये ECG आ रहा है, तो इसमें ये जो मैंने अभी रेड से मार्क किया है ये आपकी R वेव हो गई, ठीक है। और ये जो मैंने पर्पल से मार्क किया है ये मेरी कौन सी वेव हो गई, ये हमारी कौन सी वेव हो गई, ये हमारी S वेव हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें R माइनस एस निकालना है, और हमें देखना है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ECG की बात करूँ तो इसमें आपको दिख रहा है कि R बहुत बड़ी है, तो ऑब्वियसली जो R माइनस एस होगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमें AVF में, ठीक है। तो AVF में मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, लो मतलब ये इस लाइन में लाई करने वाला है, ठीक है। अब हम लीड 1 पे आते हैं। अगर मैं लीड 1 की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि R बड़ा है ना, R बड़ा है, S बहुत छोटा सा है, नेग्लिजिबल सा है, दिख ही नहीं रहा है, मतलब R माइनस 1 फिर भी पॉजिटिव होगा। अब लीड 1 में भी पॉजिटिव है, यानी ये इधर आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में मेरा हार्ट लाई कर रहा है, दैट इज़ द नॉर्मल प्लेन, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखिए। अब मेरे पास मान लीजिए ये ECG दिया गया है और मुझे बोला गया है कि इस ECG की आपको एक्सेस को कैलकुलेट करना है। एक्सेस कैलकुलेशन का तरीका क्या है, फिर से हमें पता है, हम AVF देखेंगे और फिर हम लीड 1 देखेंगे। शुरुआत करते हैं AVF से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये AVF दिख रही है, ये AVF दिख रही है। अब मैं इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही दिख रहा है, ये AVF है इनका। हमने क्या बोला, AVF देखो स्टेप नंबर 1, उसमें क्या स्टेप नंबर 2 R माइनस एस निकालो। ये R वेव होती है, ये S वेव होती है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं R माइनस एस को निकालूंगी तो R की वैल्यू छोटी है लेकिन S की वैल्यू बड़ी है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो AVF में ये ऊपर वाली लाइन में कहीं पर आने वाला है, ठीक है। लीड 1 पे चलते हैं। लीड 1 को भी मैं रीड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। लीड 1 में भी कुछ ऐसी कहानी है, R और S। तो R की वैल्यू छोटी है लेकिन S की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो R माइनस एस नेगेटिव ही तो आएगा डेफिनेटली। तो लीड 1 में भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, मतलब मेरा हार्ट लगभग कहीं यहाँ पे है ना। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि राइट एक्सिस डिविएशन है, ये राइट साइड होगा। इधर वाला पूरा खेमा जो मैंने ये मार्क किया है, दिस इज़ माई राइट साइड, राइट, एंड विच आई एम नाउ शेडिंग विद ग्रीन कलर, दिस इज़ माई लेफ्ट साइड। नॉर्मली माई जो हार्ट की एक्सिस होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है ना। लेफ्ट में भी मैंने आपको बताया था किन 2 लाइंस के बीच में होता है, -30 से +110, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे आ रहा है, ये राइट एक्सिस में डिविएशन शो कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। मान लीजिए मेरे को ये ECG दिया है और इसका एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए कहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक। बेसिक क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको AVF देख लेना है। ये AVF दिख रहा है, राइट, यू कुड क्लियरली सी ये AVF है, ये AVF है। सभी AVF में खुद ही देखो ध्यान से कि जो आपका S वेव है वो बड़ा है ना, मतलब हमें R माइनस एस निकालना है और S बड़ा है, तो S बड़ा है मतलब ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। R माइनस एस करना है, S बड़ा है मतलब ये नेगेटिव आएगा। अब अगर मैं बात करूँ लीड 1 की, तो लीड 1 तो नॉर्मल दिख रही है, मतलब R माइनस एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपका जो R है वो बड़ा है। तो लीड 1 में देखो,
मैंने बोला AVF में तो नेगेटिव है, AVF में तो नेगेटिव है, लेकिन लीड 1 में पॉजिटिव है, मतलब ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा कहीं पे, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पर्सन में हमें कौन सा एक्सिस का डिविएशन मिल रहा है, लेफ्ट एक्सिस का डिविएशन मिल रहा है ना। बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पहले देखना है AVF, फिर आपको देखना है लीड 1, आपको R-S करना है। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में प्लॉट कर दो, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में प्लॉट कर दो। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको ECG में आनी चाहिए कि रेट कैसे निकालना है, रिदम कैसे निकालना है, और हमने एक्सेस कैसे निकालनी है। ECG में ये सीखने के बाद हमें ECG में ये भी पता होना चाहिए कि ECG में नॉर्मली वेव वाइज क्या डिफेक्ट होते हैं, कि P वेव का ऑल्टरेशन होगा तो क्या दिक्कत होगी, QRS कॉम्प्लेक्स का ऑल्टरेशन होगा तो क्या दिक्कत होगी, ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। पर अभी हम अपना एक बेस तैयार कर लेते हैं इसके लिए। देखिए, आपको पता है कि ECG में वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज वेव्स। हमारे पास वेव्स होती हैं, सेगमेंट्स होती हैं और इंटरवल्स होते हैं। वेव का मतलब ये हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव डिफ्लेक्शन, सेगमेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, आपको पता है ये चीज़, और इंटरवल का मतलब ये हुआ कि जब हमने वेव को सेगमेंट के साथ ऐड कर दिया तो हमें इंटरवल मिल गया। ठीक है, तो ECG में हमारे पास ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कभी ECG पेपर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ बड़े डब्बे दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने एक बड़ा डब्बा ले लिया। अब अगर मैं इस बड़े डब्बे की बात करूं, ठीक है, तो इसमें 25 छोटे डब्बे हैं, 25 स्मॉल बॉक्सेस हैं, है ना। 1 लार्ज बॉक्स, एक लार्ज बॉक्स में कितने छोटे डब्बे हैं, 25 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, एक और चीज़, ये जो बड़ा डब्बा है ना, ये 5 बाय 5 का है, यानी 5 मिलीमीटर इंटू 5 मिलीमीटर का है ये। ठीक है, तो अगर मैं एक स्मॉल बॉक्स की बात करूँ तो स्मॉल बॉक्स 1 मिलीमीटर का हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। दिस इज एज सिंपल एज इट इज़। तो पहली चीज़ अभी क्या सीखी कि एक लार्ज बॉक्स 5 इंटू 5 का है, एक स्मॉल बॉक्स 1 इंटू 1 का है, बस इतना सीखा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूँ ECG में आपको रीड कैसे करना है। देखो, 2 एक्सेस बना लो, Y और X एक्सेस में अगर तुम ECG में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें टाइम फ्रेम की जानकारी मिलेगी। मतलब अगर तुम एक छोटा डब्बा कवर कर ले रहे हो तो ऐसा बोलते हैं कि तुमने 0.04 सेकेंड कवर कर लिए हैं, या 40 मिली सेकेंड्स आपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर तुमने एक स्मॉल बॉक्स कवर कर लिया, ठीक है, X एक्सेस में। ऐसे ही अगर तुम Y एक्सेस में एक छोटा डब्बा कवर कर रहे हो, Y एक्सेस टेल्स यू अबाउट द वोल्टेज, Y एक्सेस ना वोल्टेज के बारे में बताता है। तो अगर तुम एक स्मॉल बॉक्स कवर कर रहे हो Y एक्सेस में, इसका मतलब ये हुआ कि तुम 0.1 मिली वोल्ट को कवर कर रहे हो। सिंपल, आपको इतना भी आना चाहिए। अब सेकेंड को मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना और बाकी कन्वर्जन्स आपको खुद आने चाहिए। ठीक है, तो अब ECG में कौन कौन सी वेव्स होती हैं हमें पता है। P वेव होती है, ठीक है, हमारे पास Q वेव होती है, R वेव होती है, S वेव होती है, T वेव होती है, एंड QRS कॉम्प्लेक्स पूरा हम मिला करके भी बोल सकते हैं। एक बार फटाफट से आप मुझे ये बताओ कि ये सारी रिस्पेक्टिव वेव्स क्यों जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं P वेव की बात करूँ तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन के कारण जनरेट होती है। Q वेव सेप्टल डीपोलराइजेशन के कारण जनरेट होती है। R वेव जो होती है आपकी, वो जनरेट होती है एपेक्स के डीपोलराइजेशन के कारण। अगर मैं बात करूँ S वेव की, तो S वेव जो है वो जनरेट होती है बेसल डीपोलराइजेशन के कारण। अगर मैं बात करूँ T वेव की, तो ये जनरेट होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के कारण। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्रीवियस सेशंस में हमने ये चीज़ सीखी है। अब यहाँ पे हम ड्यूरेशन देख रहे हैं इनका, ये देखो कैसा होता है। P वेव जो होता है लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस आना चाहिए। सिंपल सिंपल सिंपल। तुम ECG में अब तुमको एक एक वेव को देखना है। तुमने रेट निकाल लिया, तुमने रिदम निकाल लिया, तुमने एक्सेस निकाल लिया। ये 3 चीज़ें जब तुमने निकाल ली तो अगला काम होता है कि तुम एक एक वेव को ट्रेस करो। तो स्टार्ट विद द P वेव। नॉर्मली P वेव 3 छोटे डब्बों से कम में आ जानी चाहिए। सिंपल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर तुम Q वेव को देख लो। Q वेव एक छोटे डब्बे में आ जानी चाहिए। ये एक छोटा डब्बा जो दिख रहा है ना आपको, ये एक छोटा डब्बा, इस एक छोटे डब्बे में Q वेव आ जानी चाहिए। तो P वेव शुड कम लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस, Q वेव शुड कम लेस देन 1 स्मॉल बॉक्स, राइट। इसके अलावा अगर मैं T वेव की बात करूँ, है ना, ये जो आपको T वेव दिख रही है ECG में, ये जो T वेव दिख रही है, T वेव के लिए ये बोलते हैं कि लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर मतलब एक लार्ज बॉक्स, लेस देन 1 लार्ज बॉक्स, है ना, लेस देन 1 लार्ज बॉक्स इन द लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स में अगर T वेव्स को देख रहे हो तो वो एक बड़े डब्बे के अंदर आ जाए पूरी की पूरी। या फिर अगर आप चेस्ट लीड्स में इसको देख रहे हो, चेस्ट लीड यानी V1, V2, V3, V4, V5, V6 तक, तो ये 2 बड़े डब्बों के अंदर आ जाना चाहिए। समझ में आया। T वेव आपकी लिम्ब लीड्स में एक बड़े डब्बे के अंदर आ जाए और चेस्ट लीड्स में 2 बड़े डब्बों के अंदर आ जाए। Q वेव नॉर्मल में एक छोटे डब्बे के अंदर आने वाली है और P वेव लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर आने वाली है।
QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें, सारी चीज़ें आप स्मॉल बॉक्सेस के कॉन्टेक्स्ट में याद कर लो। P वेव इंपॉर्टेंट है, Q वेव इंपॉर्टेंट है, और अब QRS कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। QRS कॉम्प्लेक्स ये बोलता है कि इट शुड कम फ्रॉम 2 to 2.5 स्मॉल बॉक्सेस। 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स आ जाना चाहिए। 2 से 2.5 छोटे डब्बों के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आ जाना चाहिए। ECG में वेव देखने के बाद अब आप सेगमेंट्स देखोगे। सेगमेंट्स 2 होती हैं, एक PR सेगमेंट होती है और एक ST सेगमेंट होती है। PR सेगमेंट यानी स्ट्रेट लाइन है ना, ये सेगमेंट दिख रही है तुमको, है ना। तो अभी ये जो मैंने पर्पल से मार्क किया ये आपकी PR सेगमेंट हो गई। देखो ये मिसनोमर है ना, बेसिकली R तक ये पहुंच भी नहीं पा रहा है, फिर भी इसका नाम PR सेगमेंट रखा गया है ना। वो Q पे एंड कर रहा है, तो PQ सेगमेंट नाम की कोई सेगमेंट नहीं होती है ना, इसी को अपन PR सेगमेंट बोलते हैं। जब आप ECG को बनाते हो, राइट, जैसे आप ECG जब बनाते हो, ड्रॉ इट विथ योर ओन हैंड, यू विल गेट इट बेटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ PR सेगमेंट की, तो ये जो मैंने रेड से बनाया ना, ये है PR सेगमेंट आपका, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ST सेगमेंट की, ये PR सेगमेंट हो गया, और ST सेगमेंट ये है, ये ST सेगमेंट है आपका, ठीक है। 2 नंबर से जो मैंने मार्क किया है वो ST सेगमेंट है। ST सेगमेंट जिस पॉइंट से शुरू होता है इसको हम लोग J पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब आते हैं ECG में हमें तीसरी चीज़ जो देखनी है, दैट इज़ इंटरवल। तो आप पहले वेव देखोगे स्पेसिफिकली, सेगमेंट्स में कुछ भी देखने लायक नहीं है। ये पूरे ST के चेंजेस हमें MI में हमें डिटेल में पढ़ने ही है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। पर अभी आपने वेव देख ली सारी की सारी, P वेव, Q वेव और QRS कॉम्प्लेक्स। और अब हम बात करते हैं इंटरवल्स की। अगर मैं इंटरवल की बात करूँ तो 2 इंटरवल हमें ECG पेपर में आने चाहिए, एक PR इंटरवल और एक QT इंटरवल। ध्यान से देखो PR इंटरवल किसको बोलते हैं। PR इंटरवल का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ P वेव टू द स्टार्ट ऑफ Q वेव। देखो फिर मिसनोमर है, R वर्ड आ रहा है पर R का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। बेसिकली जो आपका PR इंटरवल होता है वो P वेव की शुरुआत से Q वेव की शुरुआत तक होता है ना। PR इंटरवल इज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द P वेव टू द स्टार्ट ऑफ Q वेव, है ना। इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन होता है वो 1 लार्ज बॉक्स होता है, मतलब ये एक लार्ज बॉक्स में आ जाता है ना, या मैं बोलूँ 5 छोटे डब्बों में आ जाता है। कुछ लोग इसको ऐसा कोट करते हैं 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, आप याद रख सकते हो, है ना। तो PR इंटरवल जो होता है दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, सिंपल। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। फिर तुम देखोगे आपका जब आपने PR इंटरवल देख लिया, अब आप देखोगे QT इंटरवल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। QT इंटरवल में क्या क्या आता है, लोगों को समझ में ही नहीं आती क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं हम QT इंटरवल में। सो इन द QT इंटरवल सबसे पहले इट स्टार्ट्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जिस जगह से शुरू होने वाला है उस जगह से शुरू होता है, यानी अगर मैं इस ECG की बात करूँ तो यहाँ से QRS कॉम्प्लेक्स शुरू होगा टू द एंड ऑफ T वेव के अंत तक, है ना। मतलब सोचो इसमें वेंट्रिकल का पूरा डीपोलराइजेशन भी आ गया और वेंट्रिकल का पूरा रीपोलराइजेशन भी आ गया। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। सो फ्रॉम द बिफोर QRS टू दी एंड ऑफ T वेव, इसको बोलते हैं QT इंटरवल। और नॉर्मली ये जो QT इंटरवल होता है ये 9 to 11 स्मॉल बॉक्सेस होता है। इतनी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे याद होनी चाहिए, ये बताने के लिए कि ECG में अभी आपको नहीं पता कि अगर ये बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है, कम होगा क्या दिक्कत है, लेकिन अभी आप देख करके एटलीस्ट ये बता सकते हो कि नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है। क्या क्या सीखा हमने P वेव देखा, ठीक है, हमने Q वेव देखा, हमने QRS कॉम्प्लेक्स देखा, हमने T वेव देखा, ठीक है, हमने आपके इंटरवल्स देखे, हमने QT इंटरवल देखा और हमने PR इंटरवल देखा। एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी हमने वेव्स देखी। P वेव मैंने आपको क्या बोला कि कितने लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स में आना चाहिए। Q वेव लेस देन 1 स्मॉल स्क्वायर, आप स्मॉल स्क्वायर्स के टर्म में याद कर लो। QRS कॉम्प्लेक्स 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स में आना चाहिए। और अगर मैं T वेव की बात करूँ, देखो अब इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके लेस देन, तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि T वेव जो है दैट इज़ लेस देन 5 स्मॉल स्क्वायर्स इन दी लिम्ब लीड्स, है ना। बस इतना याद रख लो बस, ठीक है। एटलीस्ट P, Q और QRS ये तो याद ही रखना है। QT इंटरवल की अगर हम बात करें आपकी, और PR इंटरवल, पहले PR इंटरवल की बात करते हैं तो PR इंटरवल होता है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स। और अगर मैं QT इंटरवल की बात करूँ सो इट इज़ 9 to 11 स्मॉल स्क्वायर्स। यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट, ठीक है। सक्सेसिव क्लासेस में हम हर एक वेव की इंडिविजुअल पैथोलॉजीज़ को समझेंगे। तो राइट नाउ आपको ECG पेपर जैसे ही मिले आप उसमें रेट निकाल के बता दो, आप उसमें रिदम बता दो कि उसकी रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर, और आप उसमें एक्सेस कैलकुलेट करके बता दो। इसके बाद आप ये बता दो कि क्या P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, QT, है ना, इंटरवल और ST इंटरवल, इनमें से किस में दिक्कत है। आप अभी इतनी चीज़ें देख करके ECG